हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अब क्या कुछ होगा ये बहुत ही गैर यकीनी है, इसलिए कि नेतन्याहू जिस तरह से जंग को आगे बढ़ा रहे हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने सुना होगा, कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने हमास से बराह रास्त बातचीत शुरू की थी और उनका अपना एक अमेरिकन इजरायली सिटीजन अलेक्जेंडर, जो इजरायली फौज में सिपाही है, उसको छुड़ाने के लिए बातचीत शुरू की थी। अभी 2 दिन पहले हमास ने उसकी एक वीडियो जारी की जिसमें वो रो रो करके कह रहा है कि ट्रंप, तुम मुझे छुड़ा लो, ये नेतन्याहू तो नहीं छुड़ाएगा, और मुझे पता चला है कि 3 हफ्ते पहले ये तैयार थे हमास के लोग मुझे छोड़ने के लिए। तो वो एक गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अभी जो ताजा खबर है, अबू उबैदा जो अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि बमबारी हुई है और उसके बाद उसका वेयर अबाउट लोकेशन मालूम नहीं है अलेक्जेंडर का। अगर अलेक्जेंडर इसमें काम आ गया हो तो क्या कुछ ट्रंप क्या करेंगे नेतन्याहू के खिलाफ, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक नया मोड़ आ सकता है। उसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच में पहले दौर की बात हुई और अब दूसरे दौर की बात अमेरिका की मर्जी के खिलाफ फिर से ओमान में होने की तैयारी है सैटरडे को। पिछली बार जब बात हुई थी पिछले सैटरडे में, तो ईरान ने विटकॉफ के साथ जो मुलाकात हुई मुख्तसर सी, उसका फोटो भी नहीं खींचने दिया। यानी ये इतना कंट्रोल ईरान का रहा। अब क्या कुछ होगा उस पर हम बात करेंगे, और कुछ और इंसाइट है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे खास मेहमान है फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने जब से ये जंग शुरू हुई है तकरीबन पिछले 17 महीने में, दुनिया भर में जहां जहां कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं फिलिस्तीन के हक में, उसमें उन्होंने शिरकत की है। चाहे वो मॉस्को हो, ब्राजील हो, या ईरान हो, या तुर्की, हर जगह वो पहुंचे हैं। बैरूत भी पहुंचे हैं। आपको याद होगा 3 फरवरी को जब हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजा निकाला गया, दुनिया भर से 80 मुल्कों से मेहमान थे, तो फिरोज साहब भी बैरूत में थे। और वहां से 2 चीजें बहुत ही सोविनियर के तौर पर लेकर के आए थे। एक तो कैफिया, जो जनाजे से टच किया हुआ है, और उस जमीन की मिट्टी जहां हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ये तनहा इतना डेडिकेटेड शख्स है जो फिलिस्तीन के लिए मुसलसल एक्टिव है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये क्या होगा अगर अगर जिसको ट्रंप जिंदा आजाद कराना चाहते थे, छुड़ाना चाहते थे, अब इजराइल को बाईपास करके हमास से बात कर रहे थे, अगर वो खत्म हो गया इजरायली बॉम्बिंग में, तो क्या होगा, क्या मोड़ आएगा उसमें? कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रंप की जो रेजिम है ये हाईली कंट्रोल्ड है इजराइल से। मतलब एक वाक्य बोलता है विटकॉफ के ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बरकरार रहेगा और उसके साथ हम लोग एक अग्रीमेंट करेंगे। उसके चंद घंटे के बाद विटकॉफ बोलता है कि अग्रीमेंट पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ईरान का खत्म करना पड़ेगा। उसके पहले एडम बोलर ने बोला था कि हमास एक अच्छी संगठन है, दे आर गुड गाइज। उसको तो नौकरी से निकाला गया था। ठीक है, ये जो जेएफके के पूरे डॉक्यूमेंट्स ये डिक्लासिफाई हुए हैं। आज तो सब लोग जानते हैं कि जेएफको को मोसाद ने मरवाया था। इजराइल की न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाहता था नेतन्याहू, सॉरी जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी का तो असैसिनेशन किया था। यूएसएस लिबर्टी को 1967 में पूरी की पूरी एक शिप को इजराइल में उड़ा दी थी। तो कौन सी अमेरिकन सरकार क्या करती है इजराइल के खिलाफ? मैं तो बोलता हूँ कि फिलिस्तीनी लोग तो जानते हैं कि वो ऑक्यूपाइड है और वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका को तो ज्यादा करके लोगों को पता नहीं कि वो इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो चुकी है। बोल रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं। मगर ट्रंप की सरकार हो या बाइडेन की सरकार हो, वो हाईली कंट्रोल्ड है बाय द इजरायली लॉबी। और उसके 2-3 तरीके हैं। सभी सेनेटर्स कांग्रेसमैन को बड़े लेवल पे पैसे पहुंच जाते हैं, और जेफरी एप्स्टाइन की वीडियो टेप से जिससे ब्लैकमेल होते हैं। और जो कांग्रेसमैन या सेनेटर इजराइल को चैलेंज करता है उसके खिलाफ मिलियंस ऑफ डॉलर लगाते उसको हराने के लिए। एक भय, एक डर ही होता है पूरे अमेरिकन यंत्रणा के अंदर कि इजराइल के खिलाफ बोला तो हम लोग काम से गए। इसलिए ट्रंप
वो अपनी कोई छोटी मोटी जीत के लिए कि भाई मैंने निकालना था गाजा से, मगर वो भी मामला वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रम्प सरकार इतनी इतनी अनपॉपुलर हो रही है। एक एक अंडे का रेट $1 हो चुका है। तो आप सोचो कि जो ट्रम्प ने कहा था कि आते ही इन्फ्लेशन में खत्म कर दूंगा, रशिया यूरोप की यूक्रेन की वॉर खत्म कर दूंगा, यूरोप भी उसको अभी पूछ नहीं रहा है, वो वॉर वहां जारी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर से पूरा $11 ट्रिलियन का लॉस किया मार्केट को, उसमें इंसाइडर ट्रेडिंग करके उसके जो ऑलिगार्क से वो कमा गए। तो आप देखिए कि 10 दिन पहले ही ट्रम्प के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे 3 मिलियन पीपल सड़कों पे आए थे। अभी 19 अप्रैल को 3.5 मिलियन टू 4 मिलियन पीपल सभी 50 स्टेट में उसके खिलाफ आने वाले हैं। तो ट्रम्प जब तक इजराइल के जकड़ में फंसा है और अपनी मूर्खता पूर्वक ये टैरिफ वॉर जो कर रहा है, और एक्चुअली प्रॉब्लम है अमेरिका के दो। नंबर 1, उनका इनकम 1 लाख रुपया महीना है और उनका खर्चा 10 लाख रुपया महीना है। और सबसे बड़ा कारण है कि आप इजराइल के लिए वॉर लड़ रहे हो। ठीक है, तो वो पहले आप बंद करोगे। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरिंग केपेबल कंट्री रहे नहीं है। आज चाइना आपसे, मतलब इंडिया, जर्मनी, यूके, यूएस सबको मिला लो तो वो हम लोग मिलकर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट है। चाइना अमेरिका से दुगना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बहुत आगे निकल गया चाइना। तो अमेरिका को अलग तरीके से ये डील करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम को। जिस प्रकार से ट्रम्प कोशिश कर रहा है उससे अमेरिका को नुकसान ही नुकसान होना है और वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। एक तो अमेरिका का खुद का क्राइसिस है और उसके साथ जब आप ईरान वाली डील पे आते हो तो मेरा तो ये पूछा था कि यही ट्रम्प था जिसने 2015 का जो डील ओबामा ने किया था उसने आकर 2018 में खत्म किया। तो ट्रम्प ये डील में क्या जोड़ना चाहता है वो तो पहले दुनिया को बताए। व्हाट आर यू सेइंग समथिंग डिफरेंट? क्योंकि ओबामा ने तो इजराइल, नेतन्याहू ने तो पूरा विरोध किया था। मतलब इस हद तक कि नेतन्याहू सेनेट और कांग्रेस में आता है और सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को अटैक करता है। ये कौन से देश में ऐसा होता है भाई? मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होगी और नेतन्याहू आएगा इंडियन पार्लियामेंट में और मोदी को अटैक करेगा, ये कुछ हो सकता है क्या किसी दुनिया के देश में? ओके, आज अलग अलग स्टेट में अमेरिका और इजराइल के झंडे गवर्नर के ऑफिस में लगते हैं। मतलब जो लेवल का टेक ओवर इजराइल का है ना, वो आउट ऑफ कुछ, इट्स अनबिलीवेबल व्हाट दे मैनेज टू डू टू टेक ओवर इजराइल। और इजरायली भी डूबेगा, अमेरिका को डूबा जाएगा। तो ईरान की न्यूक्लियर की बात है, जहां तक ईरान की न्यूक्लियर की बात है, एक तो विटकॉफ एक रियल एस्टेट बिल्डर है, आपने उसको लगा दिया है न्यूक्लियर डील में। ठीक है, पॉइंट इसके, ओबामा ने कहा था कि मैंने जो न्यूक्लियर डील कर दी है उससे इजराइल सेफ हो गया है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहता था ईरान, अभी बना नहीं पाएगा। ईरान का जितना न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा था बियॉन्ड आई थिंक 3.67%, वो सब उसको रशिया भेजना था। ये सब अग्रीमेंट हो चुकी थी। ईरान पे सैंक्शंस हटने की बात थी। ईरान ईमानदारी से कर रहा था। आईएए का पूरा इंस्पेक्शन, यूनाइटेड नेशंस का पूरा इंस्पेक्शन ईरान ने सब कुछ होने दिया, तो वो कर रहा था। ट्रम्प ने आके खत्म किया, बाइडेन ने उसको वही जारी रखा। तुम ओबामा की टीम के हो ना, तो ओबामा ने जो किया था तुम लाते उसको। तो बाइडेन तो ज़ायनिस्ट, तो उसने वो बरकरार रखी। जब विटकॉफ ने बात कही कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट होगी तो हम लोग उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहते, चंद घंटों के बाद उसको बोलना पड़ा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू बोला कि हमको लीबिया ऑप्शन करना पड़ेगा। लीबिया का ऑप्शन ये है कि वो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इसका खत्म कर दिया, उसको बॉम्बार्ड कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, और अभी भी नेतन्याहू यही बोल रहा है कि अग्रीमेंट या नो अग्रीमेंट, बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट जितने हम ईरान के, सबको हम लोग को बॉम्ब करना पड़ेगा। ये अग्रीमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। और लीबिया में तो मोहम्मद गद्दाफी को भी खत्म करा दिया, यानी रजीम चेंज और लीडर को बाकायदा कत्ल किया गया था अमेरिका के। तो ये अच्छा कमाल ये है, बहुत ही दिलचस्प बात है, नेतन्याहू की अपनी हालत तो ये है कि अंदर से फौजी लड़ने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से वहां के एयरफोर्स के पायलट हों या वो कई जो गोलानी ब्रिगेड, और हर तरफ से ये आ रहा है कि साहब आप जंग बंद करो और अपने कैदियों को वापस बुलाओ। ये कौन सी हिम्मत से, कौन सी ताकत से ये सोचता है कि हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? अभी एक जेफरी सेक्स की मैं वीडियो देख रहा था, जो अमेरिका का बहुत ही जाना माना इकोनॉमिस्ट है, यूनाइटेड नेशन का एडवाइजर रह चुका है, और वो ये कह रहा है हांगकांग में एशिया सोसाइटी में बैठ करके कि ये पूरी तरह से अमेरिका को
ईरान के खिलाफ जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, और वो ट्रंप को कह रहा है कि होशियार हो जाओ, इस ट्रैप में मत आ जाना। और ईरान बहुत ही रियलिस्टिक उसने असेसमेंट दिया है। ऐसी हालत में ट्रंप इजराइल की या नेतन्याहू की कितनी खिदमत कर सकेंगे? क्या अमेरिका की कीमत पे इजराइल को सपोर्ट जारी रहेगी? वो संभव है, इट डिपेंड्स। ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं उसकी कैबिनेट तो सब प्रो इजराइल है। अगर अमेरिकन मिलिट्री और पेंटागन में कुछ जनरल्स खड़े हो जाते हैं और कुछ जो सेनेट और कांग्रेस में कुछ दोनों पार्टी के अक्रॉस जो एंटी इजराइल पोजीशन अभी लेने लगे हैं, वो अगर खड़े हो जाते हैं और जनता का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो मैं एंटी ट्रंप मार्चेस देख रहा हूँ, इतना एंटी वॉर नहीं देख रहा हूँ उधर। ना गाजा को लेकर इतनी बड़ी पैमाने पे बात हो रही है, ना एक एंटी वॉर पोजीशन पे इतनी बात हो रही है। 19 अप्रैल को देखते क्या होता है। 19 अप्रैल को भी एटलीस्ट 3.5 मिलियन टू 4 मिलियन, 40 से 50 लाख लोग, 35 टू 40 लाख लोग सड़कों पे आने वाले ट्रंप के खिलाफ। और ये छोटी बात नहीं कि ट्रंप को आने को 2.5 महीने नहीं हुए, मगर इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन शुरू हो चुके हैं। मोदी को 10-12 साल हो गए, अभी तक हम लोग वो पैमाने पे उतरे नहीं। इसमें तो अमेरिका के लोगों को सलाम, वो करे अपना काम, मगर वो जो एंटी वॉर एजेंडा पे आना चाहिए, अभी तक वो मूवमेंट अभी आई नहीं है। तो पॉइंट इज के पीट हेग्सेथ को देख लो, हार्डकोर क्रिश्चियन जाने से, वो तो क्रूसेड की बात करता है, जो उसका डिफेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। माइक वॉल्स देख लो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर देख लो, या उसके जो वैंस है, ये सबके सब क्रिश्चियन जायनिस्ट एलिमेंट्स है। तो ऐसा कोई समझदार बंदा ही नहीं है वहां। विटकॉफ तो रियल एस्टेट एजेंट वाला आदमी है। तो ऐसा कोई ट्रंप के टीम में अमेरिका फर्स्ट वाला कोई नहीं, सब इजराइल फर्स्ट वाले लोग हैं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम, ओके। तो ट्रंप कैसे बचकर निकालेगा इजराइल को मुकाबला करके, ये अभी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर जब नेतन्याहू पुश करेगा तो बात बन पाएगी। और एक उस ट्रिगर लगेगा, कहीं ना कहीं ट्रिगर लगेगा। अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो जाएगा ईरान के नाम पे, या मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप इतना बेवकूफ साबित हो रहा है कि अमेरिका में वो फोर्सेस होंगे जो इसको निकालने के मूड में है। ये इकोनॉमी को डुबा रहा है, स्टॉक मार्केट को डुबा रहा है। $11 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट उसने डुबाया है। अरे साहब, जो उसने टैरिफ वार शुरू की है, और लिस्ट जो नहीं, वो जो लिस्ट निकाली है, उसमें एक ऐसी जगह भी है जिस जगह का नाम मैकडोनल्ड आइलैंड है, जहां एक आदमी भी नहीं रहता, उस पर भी टैरिफ का ऐलान हो गया। इतने जाहिल, अनपढ़। मतलब मैं 98 में गया था, और वहां ये बताया जाता है कि वहां किसी मुल्क का नाम लोग आमतौर पर जब जानते हैं, या तो उनका प्रेसिडेंट कहीं विजिट पर जाए, या उनकी फौज लड़ने के लिए चली जाए। उसके अलावा उन्हें यह भी पता नहीं होता कि कौन सा मुल्क। अजीब। मतलब मेरा तो अपना ऑब्जर्वेशन यह है कि ये ज़ायनिस्ट यहूदियों ने अमेरिकन को भी ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे करके इतना पागल बना दिया कि 2-2, 3-3 जॉब करने पड़ते हैं, तब वो सांस ले पाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ट्रैप में लिया हुआ है, आम लोगों को भी ट्रैप में लिया हुआ है, सिर्फ सरकार को नहीं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, ये जो आपने बताया कि ट्रंप नया क्या लेंगे ईरान के साथ नई डील करके, उधर ईरान की तरफ से बहुत खुल करके ये बात सामने आ गई है कि बात सिर्फ 2 चीजों पे हो रही है। एक तो न्यूक्लियर डील, यानी एटम, जो बम नहीं बनाएंगे उस पर, और ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां हैं वो हटाई जाएंगी। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। उससे पहले जो एक ट्रंप का लेटर लीक हुआ था, उसमें इस हद तक बताया गया था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद बंद करो, हिजबुल्लाह को मदद बंद करो। ये बिल्कुल डिक्टेटर जैसे कोई कहा जाता है कि आपको ये सब करना होगा, तब हम आपके साथ आएंगे। तो अब जिस तरह से ईरान बिहेव कर रहा है डिप्लोमेटिकली, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, आपने जो मुझे बात बताई थी कि विटकॉफ को 10 मिनट बिठा के रखा फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अरागची को, ये भी बहुत बड़ी बात है। अमेरिका को अपनी औकात बता दी, भाई तुम ठहरो, मैं आता हूँ, मेरे पास जब टाइम होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टॉक की बात है। और अगर ट्रंप को लगता है या नेतन्याहू को लगता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे ईरान कोई पीछे हटेगा, और जो असर ने गलतियां कर ली, वो तो होने वाला नहीं है। और उसके साथ जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल वाला प्रोग्राम है, वो तो उसका सिक्योरिटी का पार्ट है, उसपे तो कोई बातचीत की मतलब गुंजाइश भी नहीं है। ये नेतन्याहू का पूरा एजेंडा है टेबल पे कि बातचीत फेल हो जाए, बातचीत फेल होने के बाद वो ट्रंप को बोले भाई तुम अभी अटैक करो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे। ये पूरा एजेंडा है, ठीक है। तो
ये पूरी दुनिया जानती है, और इसलिए अभी दुनिया में लोग बोलने लगे हैं कि भाई ईरान को एक न्यूक्लियर डिटरेंट ले लेना चाहिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट कर लो, टेस्टिंग कर लो, ताकि सबको पता चले आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक बार आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो अमेरिका और इजराइल आपके साथ अलग तरीके से बात करेंगे। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मतलब इमाम खामेनेई, सुप्रीम काउंसिल, ईरान की पार्लियामेंट में, एटलीस्ट ईरान के पार्लियामेंट में तो ये सब बातें हो रही है, मगर क्योंकि पॉइंट इसके मान लो मैं बीच में हो गई, उसके बाद ईरान जो इन पे अटैक करेगा, जैसे ईरान पे हमला होगा तो ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स है, रशिया के एडवांस वेपन्स है, चाइना का भी होगा, उनके एडवाइजर्स भी वहां होंगे। तो जब स्टेलमेट आएगा कि आपने ईरान को खत्म नहीं कर पाया, तो बाद में तो न्यूक्लियर ऑप्शन ही इजराइल के पास और कौन सा ऑप्शन है, उसकी तैयारी ईरान को करनी पड़ेगी। कर क्यों ईरान के पास मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि 2 दिन पहले जब मैंने तेहरान से हिसामुद्दीन महाजरी से बात की थी, तो उन्होंने नतीजे के तौर पर एक बात बताई थी कि इस बार अगर ट्रंप ने धोखा दिया ईरान को, तो ईरान न्यूक्लियर बम जरूर बना लेगा। और जैसा कि आपने कहा कि वो बाकायदा वहां पर डिस्कशन है, खुद आयतुल्लाह खामेनेई के एक एडवाइजर ने 1 हफ्ते पहले कहा था कि अगर ये दबाव डालोगे तो हम बम बना लेंगे, यानी उन्होंने तकरीबन ये बात कही थी। तो ईरान को अगर मजबूर कर दिया जाए कि वो बम बना ही ले, हालांकि उनकी तरफ से एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ है कि कोई भी मास डिस्ट्रक्शन का हथियार बनाना और रखना दोनों हराम है, क्योंकि उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और वो बहुत क्लैरिटी है। और जैसा कि हमने अब तक भी देखा जंग में, ईरान की तरफ से प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2 हुआ, कोई सिविलियन नहीं मारा गया। हिजबुल्लाह ने जो हमले किए, जो हूथियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, सिविलियन से बचा करके ही हमले किए जा रहे हैं, यानी पूरी इंसानियत, पूरे इस्लामी उसूल वो लागू किए जा रहे हैं। इन तमाम हकीकतों के बावजूद के 50,000 से ज्यादा तो ऑन रिकॉर्ड, नहीं तो कम से कम आप तो 3 लाख कहते हैं, तकरीबन 2 से 3 लाख लोग मारे जा चुके, उसके बाद उन उसूलों पे चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या आपको क्या लगता है, एक और खिचड़ी पक रही है सब इस इलाके में। अभी अहमद अल शरा, जो अबू मोहम्मद अल जौलानी टेररिस्ट $1 करोड़ का इनामी, वो प्रेसिडेंट बना हुआ घूम रहा है। वो यूएई गया 2 दिन पहले और इजरायली डेलीगेशन से भी मुलाकात की, और यूएई से तो जाहिर है वो उन्हीं से मिलने गया था वहां पर, और वहां के बाद फिर वो कतर में पहुंचा। तो ये पैरेलल किस तरह से क्या तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि तुर्की और इजराइल के बीच मीडिएशन में करने को तैयार हूं सीरिया वाले मामले में। नहीं, ये अच्छा है कि जोलानी जा रहे, सब जगह यूएई में इजराइल को मिल रहे और कतर जा रहे हैं, तो ये सब जो पूरा लॉबी है, इजराइल लॉबी जो ऑपरेट हो रहा है यूएई और कतर, बहरीन वगैरह में, वो दिख रहा है सबको। तो ये क्लियर कट है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, अमाल, इराक के हसन शहाबी, इराक की गवर्नमेंट भी कुछ काफी हद तक दबाव है, मगर वो दबाव काउंटर कर पा रही ईरान का, अमेरिका का, उसके साथ ईरान और अंसारुल्लाह, ये असली एक्स ऑफ रेजिस्टेंस है। बाकी का तो सीरिया में जो पूरा जोलानी की सरकार, तुर्की और यूएई और इजराइल और अमेरिका ने लाया है, वो तो सीरिया इज आउट ऑफ द एक्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्लियर कट है। वहां के लोग अभी भी मार्च कर रहे हैं, मैंने कुछ मार्चेस देखे डमास्कस में भी, कि गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग, हमारा खून एक ही है, अगर सरकारें नहीं कुछ करेगी तो हमको करना चाहिए। यहाँ तक भी सीरिया में एक उठाव हो रहा है। तो जोलानी भी मेरे हिसाब से इसको कंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दिख रहा है कि जोलानी इजराइल और तुर्किश बैक्ड है, ओके, और वो एक कदम उसने कुछ नहीं किया अभी तक। अलवियों को मारने, शियाओं को मारना, क्रिश्चियंस को मारना, बलात्कार करना, क्या क्या नहीं चल रहा है, ओके, ये पूरा दिख रहा है। वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि पता चला भाई वीडियो बना बना कर हम लोग बदनाम हो गए थे, तो उनका अभी भी मारना काटना चल रहा है, मगर अभी वीडियो नहीं बन रहा, कल इतना ही फर्क है, ओके। तो पॉइंट इज के अभी भी जो वॉर एक्सरसाइजेस हुए थे ग्रीस में, या इजराइल, यूएई, कतार, अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी वहां था, मगर इन अरब देशों को तो मतलब कुछ शर्म नाम की, गल्फ के अरब देशों को शर्म नाम की चीजें नहीं है कि वो इजराइल के साथ कितने अलाइंड है। तो मेरा बोलना है कि शरा और ये कतर और ये सब अपना काम करे, मगर दुनिया को दिख रहा है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन से देश है, कौन शहादत दे रहा है, कौन मार्टरडम ले रहा है, और कौन एक्चुअली लड़ रहा है फिलिस्तीन के कॉज के लिए। तो ये होगा, सीरिया में उठाव होगा, जो इमाम खामेनेई ने बात की थी, सीरिया में भी उठाव होगा जोलानी के खिलाफ, क्योंकि
जोलानी के गुंडों के पास मशीन गन्स है, वो सब हथियार है। यहाँ के लोग निहत्थे थे। असद ने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर उसने सीरिया में एक हिजबुल्लाह या हस्टल शाबी बना ली होती, तो आज वो लोगों के पास विलेज यूनिट्स होते अपनी हिफाजत करने के लिए। आज सीरिया के लोग के पास कुछ नहीं। आर्मी खत्म हो गई, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ इजराइल ने आके डिस्ट्रॉय कर दिया। जोलानी बोलानी तुर्की सब देखते रहे, ठीक है। और आज लोग निहत्थे हैं, मगर उठाव जरूर होगा, ये वक्त नहीं लगेगा। और इराक नजदीक में है, हिजबुल्लाह नीचे है, तो वहां भी प्लानिंग चल रही होगी ये इनको काउंटर करने के लिए। तो बहुत कुछ होने, अगले 4 साल में बहुत कुछ होगा, जिसमें इजराइल का अंतिम संस्कार होने वाला है। जैसे नाजी जर्मनी खत्म हुआ, वैसे अपार्थाइड साउथ अफ्रीका खत्म हुआ, वैसे इजराइल जो एक जूडियो नाजी स्टेट है, वो भी खत्म होने जा रहा है। 4 साल में इजराइल का अंतिम संस्कार हो जाएगा, ये आपने बहुत बड़ी बात की। अच्छा, अब मैं जो और समझना चाहता हूं वो ये कि अभी अभी प्रोटेस्ट के का एक और लहर शुरू हुई है। अभी बांग्लादेश से जिस तरह की वीडियोस आई, ट्रेन के ऊपर लोग चढ़े हुए फिलिस्तीनी झंडे लेकर के पहुंचे ढाका, और ढाका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट के सामने जो कुछ कैरेक्टर्स बना करके चलाए, शायद आपने भी देखी होगी वो वीडियो, नेतन्याहू खून से सने हुए कपड़े, और उनके आसपास कुछ अरब हुक्मरानों के एक तरह से मिमिक्री कर रहे थे लोग, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक तरह से उठाव आया है, वहां पर भी आंदोलन बढ़ रहा है। और जबकि मोहम्मद यूनुस के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रो अमेरिकन है, तो अवाम के दबाव में वो भी उनको नहीं रोक पा रहे। इसी तरह से पाकिस्तान में कराची में परसों जो प्रोटेस्ट हुए, लंदन में अमेरिकन एम्बेसी के पूल में, जो पानी का जो पूल है बिल्डिंग के अंदर, वहां लोगों ने जाकर के लाल रंग का पानी उसमें डाला, उसको खून का रंग बना दिया पूरे पूल में। तो ये जो एक नई लहर आ रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, सही बात है। प्रोटेस्ट एकदम एक अलग लेवल पे जा रहे हैं। और तो इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि एक मूवमेंट चला है, मैंने पिछली बार भी बोला था, कुछ 15 से 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए हैं, और उन्होंने राइट टू प्रोटेक्ट, जो यूनाइटेड नेशंस का एक क्लॉज है कि जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल होती है, तो जनरल असेंबली में मेजोरिटी वोट से एक यूनाइटेड नेशंस पे एक वोटिंग करके एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ट्रूप्स गाजा भेजे जाए, ठीक है। जैसे रशिया के सामने यूक्रेन को लेकर यूरोप की बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया ने 34 मुस्लिम कंट्रीज को इस्लामिक नेटो बनाकर यमन के खिलाफ लगा दिया था, तो वो किधर है वो इस्लामिक नेटो गाजा को, फिलिस्तीन को बचाने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट है कि एक तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ट्रूप भेजे जाए, या दूसरा है कि जैसे सीरिया में मैंने दमास्कस में देखा, अगर हमारी सरकार नहीं करी तो हम जाएंगे। तो ये दुनिया में वो भी हो रहा है। तो अगले कुछ महीनों में कुछ और भी मूवमेंट बढ़ने वाली है, जहां लोग पहुंचेंगे फिलिस्तीन, वहां के फिलिस्तीन को बचाने के लिए। और उसके साथ और एक बात है कि इसराइल के अंदर जो आईडीएफ के 1500 सोल्जर्स, 900 एफओ रिजर्विस्ट, ये सब बोल रहे कि अभी हम लोग वॉर नहीं करेंगे। एक्चुअली इनका बोलना कि हॉस्टेजेस को वापस लाओ और वॉर बंद करो। उनको बोलना चाहिए भाई हॉस्टेज को वापस लाओ, जेनोसाइड बंद करो, वॉर बंद करो, ठीक है। और हमास उसके लिए बिल्कुल तैयार है। हमास खुद चाहता है कि जंग परमानेंट बंद हो, इजरायली फौजी वहां से वापस जाए गाजा से, और अमन आ जाए। और बार बार हमास को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि साहब बातचीत नहीं हो रही, हमास रिजेक्ट्स प्रपोजल। इस तरह से खबरें वेस्टर्न मीडिया में बताई जाती हैं, लेकिन अबू उबैदा के बयान हैं और याहिया के बयान हैं, अल हय्या के जो हमास के लीडर हैं, वो बहुत साफ सीधे सीधे कायरो में जो बातचीत चल रही है उसमें उनका बहुत ही क्लियर विजन है, और वो जाहिर है उसकी बात उन्हें अपने लोगों की आइंदा सिक्योरिटी के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी जगह सही कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ब्राजील के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पेपे एस्कोबार, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप दुनिया भर के राइटर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। पेपे एस्कोबार मेरे पर्सनल फ्रेंड भी है, और मैं तो दुनिया में नंबर 1 पत्रकार उन्हीं को मानता हूँ। जहां तक इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है, उसको उससे ज्यादा कोई जानता नहीं। और वो कंसिस्टेंटली 1990 से लिख रहे कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, वेस्ट डूब रहा है, और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल मेजॉरिटी रशिया चाइना एक एक्सिस है, जो वो उसके बुनियाद पे चीजें खड़ी होगी।
और वो यूरेशियन इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे कि एशिया और यूरोप ये दोनों का इंटीग्रेशन होगा और चाइना और रशिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो उन्होंने अभी जो लिखा है कि खास करके ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका का सो कॉल्ड दबाव है, ईरान कोई दबाव-वबाव में आने वाला नहीं है। ईरान बहुत दबाव में और सैंक्शन में जिया है, उसके लोग भी ये समझते हैं। बहुत सारे परेशानी के अलावा और कोई देश होता तभी तक वो सरकार गिर जाती। तो मगर वहाँ की अवाम भी ये पूरे चीज़ों को समझती है, कुछ-कुछ लोग नहीं समझते, वो अलग बात है। मगर पेपो एस्कोबार जो लिख रहे हैं कि ये जो आरआईसी है की जो कल्पना है, रशिया, इंडिया, चाइना वाली जो कल्पना थी, सर्गेई प्रिमाकोव करके रशिया के बहुत बड़े विजनरी पॉलिटिकल लीडर थे और उन्होंने मिड 90s में जब वो समझ गए थे कि यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया को यूरोप और अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, वो साथ में आए और वो साथ में आने की प्रक्रिया शुरू हुई और रशिया, इंडिया, चाइना में से ही ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है? मगर हम लोग देख रहे हैं कि वो आरआईसी में से इंडिया वाला, क्योंकि मोदी बहुत प्रो अमेरिकन पोजीशन ले रहा है, बहुत प्रो इज़राइल पोजीशन ले रहा है। मनमोहन सिंह की भी कमियां थी, मगर वो आरआईसी में जो अभी आ चुका है, वो ईरान आ चुका है। रशिया, ईरान, चाइना, ये पूरा ट्राइलैटरल जो कॉम्बिनेशन है, वो ही बुनियाद है जिसपे पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। चाइना इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल पावर बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है कि अमेरिका उसको छू तक नहीं सकता। रशिया ने बता दिया है कि उसने अकेले यूक्रेन में पूरे यूएस और नेटो, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबको हरा दिया है। ठीक है? ईरान एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस को जो उसने सपोर्ट किया है 40 साल से, जब से 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से, और मैं उसको एक लिबरेशन थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ, तो ईरान ने कभी भी कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट पावर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता रहा, लेबनान को सपोर्ट करता रहा, इराक में जो परिवर्तन आया उसको स्टेबलाइज़ करने में उसने काम किया। यमन की हुतियों को उसने सपोर्ट किया है, यमन की हुती तो, और ये सब इंडिपेंडेंट फोर्सेस है। ऐसा नहीं कि प्रॉक्सी का नाम ही अलग है। मैं अमेरिका को इज़राइल का प्रॉक्सी बोलूँगा। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। हिज़्बुल्लाह को अमेरिका का प्रॉक्सी ईरान का प्रॉक्सी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट लिबरेशन फोर्सेस है, जिसका सबके आपस में तालमेल है। ओके? यमन आज एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस कर रहा है गाज़ा को बचाने के लिए। ओके? इतना दूर है, मगर वो गाज़ा को बचाने के लिए, और सबसे दुनिया का गरीब देश है। रोज़ 10 बच्चे वहाँ भूखमरी के कारण क्योंकि वो इकोनॉमिक साइन लगा है। उनका एक ही पोर्ट है होडेदा, उस पे अटैक करते रहते थे। उनके सिविलियन बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहा है, जो यहाँ गाज़ा में इज़राइल ने किया, वही सब ट्रम्प वहाँ कर रहा है। ट्रम्प भी वॉर क्रिमिनल, उसपे भी केसेस आने वाले हैं। ओके? तो पेपे एस्कोबार का बोलना है कि ये जो नया ट्रायंगल है, रशिया, ईरान, चाइना, ये ट्रायंगल वो दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को बदल रहा है। चाइना का पूरा जो बेल्ट एंड रोड और वन बेल्ट वन रोड वाला जो पूरा यूरोप और रशिया को जोड़ने वाला काम चल रहा है। रशिया का जो टेक्नोलॉजी का राइज हुआ है और इंडिपेंडेंट पावर बना है वो यूक्रेन वॉर के बाद, वो तो अभी कमाल की बात है। और ईरान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाला जो तरीका है, रशिया ने भी सीखा ईरान से हाउ टू काउंटर सैंक्शंस। तो ईरान का तो प्रैक्टिस हो चुका है, तो रशिया ने सब लेसन ले लिए। भाई तुम ये शिप्स को कैसे बाईपास करते हो, पेपर वर्क कैसे करते हो, वो ईरान आराम से कर देता है। ठीक है? तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है पेपे एस्कोबार उसके लेटेस्ट आर्टिकल में भी। और पेपे एस्कोबार की और एक खास बात कि वो यमन पहुंचे थे, जो बॉम्बिंग चल रही थी। मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया की कुछ कानून रूल्स से मुझे पता नहीं था, मेरे पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाया था। एयरपोर्ट पहुंचा था, मुझे पता चला। मगर यमन में पेपे एस्कोबार थे जब ट्रम्प की बॉम्बिंग चल रही थी, और जब यौम कुछ का दिन आया तो पेपे एस्कोबार वो 10 लाख के लोगों को एड्रेस कर रहा था। ओके? और पेपे एस्कोबार ब्राजीलियन है, वो थाईलैंड और मॉस्को में रहते हैं, और उसके कारण जो वेस्टर्न मीडिया का जो पूरा प्रभाव है, वो ऐसे 1-2 लोग हैं, पेपे एस्कोबार जैसे लोग, जो पूरा वेस्टर्न मीडिया को काउंटर करते हैं। जेफरी सैक्स भी है, जिसका आपने जिक्र किया। ये सबके वीडियो, सबके आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। फिलिप जेराल्डी है, और एक वेबसाइट है unz.com, रोनुन्स, एक जूइश अमेरिकन, उसका वेबसाइट है, वहां पढ़िए। लॉरेन गोयनो का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। उसका जो किताब है फ्रॉम यावे टू जायन, उसका जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने लायक है, जो unz.com पे आया है। तो कुछ बौद्धिक पढ़ाई भी हमारे सब श्रोता को करना चाहिए। ये जूडाइज्म और जायनिज्म का जो पूरा लिंकेज है, और मेरा तो बोलना ही है क्लियर कट, ये जायनिज्म निकला ही है जूडाइज्म से। बिल्कुल, यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर। जायनिज्म और जूडाइज्म इतना ही अंतर है, जायनिज्म ने बोल दिया कि हम लोग इजराइल पहले बनाएंगे, मसीहा बाद में आएगा, और जूडाइज्म का बोलना है कि
हमारा मसीह आने के बाद इजराइल बनेगा। मगर मतलब जूइश जो मसीहा आएगा वो भी यही सब करेगा जो अभी नेतन्याहू कर रहा है, उसमें कोई बड़ी अंतर की बात नहीं है। तो वो टाइम भी जूइश मसीह आने के बाद कोई फिलिस्तीनी लोग जाने वाले वगैरह वगैरह कुछ होने वाला नहीं था। ये नरसंहार होगा क्योंकि पूरा ओल्ड टेस्टमेंट में जो तोरा तालमुद आप पढ़ लीजिए, उसमें जेनोसाइड पे जेनोसाइड पे जेनोसाइड है। दुनिया की सबसे खतरनाक किताब, वायलेंट किताब, जेनोसाइड किताब वो एक्चुअली ओल्ड टेस्टमेंट है, तोरा है, जिसको पढ़कर बहुत सारे ईसाई तो ईसाई धर्म भी छोड़ दिए। ये सब मुझे कोई साथियों ने बोला है। ओके, तो एक आप असल में आप बहुत स्टडी करते हैं, दुनिया भर के राइटर्स को भी पढ़ते हैं, उनके आइडियोलॉजी को भी पढ़ते हैं, तौरा को भी आपने काफी पढ़ा है, बहुत सी चीजें हैं, वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मुसलसल मजहब का नाम लेकर के जो कत्ल कर रहा है, पूरी दुनिया को कत्ल करने के लिए तैयार है। अमेरिका को एक तरह से कब्जा किया हुआ है, वर्चुअल कब्जा किया हुआ है अमेरिका पर, तो ये एक खतरनाक नजरिया तो है ही। अच्छा, अब मैं समझना ये चाहता हूं, आखिर में हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो गया। अब इस वक्त जबकि नेतन्याहू के वॉर थियरी पर वहां की फौज चलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप ने ईरान से बातचीत शुरू कर दी है ईरान की शर्तों पर, ऐसी हालत में अब आप आने वाले दिनों में क्या कुछ देख रहे हैं? मुख्तसर थोड़ा सा ब्रीफ बताइए, क्या क्या लगता है आपको? एक तो अमेरिका के अंदर एक उठाव हो रहा है, आपकी बात सही है, ट्रंप के खिलाफ। ओके, और वो इकोनॉमिक मुद्दे को भी है। ट्रंप की सरकार बहुत ही डिक्टेटोरियल बनती जा रही है, यूनिवर्सिटीज पे पूरा क्लैम डाउन आया है। हार्वर्ड ने पुशबैक किया है क्योंकि ट्रंप सीधा बोल रहा है कि आपका मैं फेडरल फंडिंग ही बंद कर दूंगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज सरेंडर कर दी, मगर हार्वर्ड ने फाइट बैक किया है। नहीं तो ये सभी यूनिवर्सिटीज पूरे के पूरे इजराइल के कब्जे में आ जाएगी। आप ट्रंप के खिलाफ रोज मिमिक्री कर सकते हो, उसका मजाक उड़ा सकते हो, मगर एक लाइन कहीं इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ हो गई तो आपका यूनिवर्सिटी का फंडिंग बंद हो जाएगा, आप नौकरी से निकाले जाओगे, आपकी जर्नलिस्टिक करियर खत्म हो जाएगी। तो एक पूरा एक ज़ायनिस्ट जूइश डिक्टेटरशिप अमेरिका पे आ रहा है और उसका असर जो दिख रहा है, मगर उसके खिलाफ लोग अभी उठ भी रहे। आज इजराइल बहुत ही अनपॉपुलर होते जा रहा है, वो तेजी से अनपॉपुलर हो रहा है। और उनको वो इतनी एरोगेंस है इजराइल को कि भाई दुनिया में लोग हमसे नफरत करे, हमसे डरे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम तुम पे राज करेंगे। एक्चुअली वो पोजीशन जैसे गली का गुंडा होता है कि मेरे भय से, मेरे डर से तुम डरो और मैं तुम पे राज करूंगा। तो इजराइल दुनिया का जो गुंडा, जो माफिया बनने जा रहा है, मगर इजराइल अपनी औकात के बहुत आगे निकल गया है। नॉर्वेल फिंकरस्टाइन और गिडियन लेवी ने वही कहा था कि एक्चुअली जो लास्ट ऑपरेशन कास्टेड हुआ था, जब 2000 लोग मारे गए थे, तब भी गिडियन लेवी ने बोला था कि हम अपने बहुत आगे निकल गए, वी हैव ओवरडन द जॉब। तो अगर 2000 लोग मारे गए तो ओवरडन हुआ था, तो अभी तो आपने, मेरा तो मानना है कि 3 लाख, क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, उसके बाद जो मर रहे हैं, जो स्टार्वेशन से मर रहे हैं, जो डिजीज से मर रहे हैं, वो तो सब वॉर के कारण नहीं मरे ना, जो लैंसेट जो मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट था। तो 3 लाख तो मैं 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा लोग मरे होंगे। तो पॉइंट इज के इजराइल के खिलाफ एक पूरा वातावरण दुनिया में बन रहा है। नंबर 1, दुनिया के देशों में कुछ अभी पक रहा है कि हमको इंटरवीन करना चाहिए गाजा में, तो उसको लेवरिंग हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ चुकी है कि जेनोसाइड हो रहा है। तो क्या यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग ट्रूप्स की कुछ बात बन सकती है क्या, कि कुछ दुनिया के देश तय कर ले, 15, 20, 50 देश के हम अपनी फौजें भेजेंगे गाजा, अमेरिका ना आए, फ्रांस ना आए, ब्रिटेन ना आए, मगर दूसरे देश आए, तो वो भी कुछ हो सकता है। और अगर ईरान पे ट्रंप ने हमला कर दिया तो फिर तो एंड ऑफ स्टोरी है। अगर ईरान के साथ समझौता हो गया तो ईरान जीतता है, क्योंकि सैंक्शन हटेंगे, इजराइल तभी हारेगा। अगर ईरान पे हमला हुआ तो ईरान जो बाद में, और उसके साथ जो पूरा एक्स ऑफ रेजिस्टेंस, और रशिया चाइना भी अपना मौका ढूंढ लेगा कि भाई अमेरिका को खत्म करने के लिए, इजराइल को खत्म करने के लिए इससे ज्यादा मौका नहीं है। तो बहुत सारी ताकतें आ जाएगी ईरान को मदद करने के लिए वो टाइम पे। और उसके साथ ईरान के साथ इराक है, यमन है, सीरिया के भी लोग है, लेबनान के लोग है, पैलेस्टाइन के लोग है, अल्जीरिया, इतना बड़ा मामला बन जाएगा कि ये खत्म हो जाएगा मामला। इसलिए बोल रहा हूँ कि नेतन्याहू सेल्फ सुसाइड के रूट पे है। वन वे और दी अदर नेतन्याहू इजराइल को खत्म करेगा और उसके साथ अमेरिका भी खत्म होने की कतार पे खड़ा है। और ट्रंप खत्म कर रहा है मिलिट्री रूप में। तो अमेरिका ने कोई बड़े देश को कभी हराया नहीं, कभी एक छोटे अफगानिस्तान, कभी कोई छोटा वियतनाम, कभी ये कोई छोटा, कोई बड़े ताकत के साथ लगा वो रशिया के सामने, रशिया के सामने भी हार भी गया। तो ये पूरा दुनिया एक अलग तरीके से बदल के कतार। अमेरिका ने कोई जंग जीती नहीं है, तबाही की है, दुनिया की
ही की है और अपने हथियार बेचे हैं, ये रहा है। हाँ। तो ये एक तरह से जो रूट आप बता रहे हैं कि जिस तरह से हो सकता है, उसी रास्ते पर चल करके जो बात आपने कही कि अगले 4 साल में इजराइल का अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलसल हम नजर रखेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। डेविड हर्स्ट का एक बहुत अच्छा वीडियो, डेविड हर्स्ट एक जूइश एडिटर है, मिडल ईस्ट का, बहुत अच्छा वो भी वेबसाइट है, उसके पेरेंट्स भी हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स थे। तो नेथन्याहू का एक वीडियो आया कि दी लाइन ऑफ जूडा इज रिजन। तो डेविड हर्स्ट बोलते हैं कि नाउ द लायंस ऑफ द मिडल ईस्ट आर कमिंग। अभी तक तो आए नहीं है, ठीक है, द लाइन ऑफ जूडा इज रिजन, मगर द लायंस ऑफ द मिडल ईस्ट आर कमिंग नाउ। तो अभी जो टाइम आ रहा है ना, ये बहुत ही अलग टाइम आ रहा है। जितना नरसंहार कत्लेआम करना था आप करते रहेंगे, ठीक है। आप गाजा को नहीं हरा पाए, गाजा अभी भी लड़ रहा है। आप गाजा की नियत तो लोगों पे उनके टेंटों में बॉम्बिंग कर रहे हैं। आज तक मैंने 1-to-1 वीडियो नहीं देखा जब इजरायली सोल्जर कुछ अटैक कर रहा है, ऐसा खाली बॉम्बिंग हो रहा है और वहां सिगरेट फूक रहे वगैरह वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, घरों में जाके। तो एक नियत से लोगों पे बॉम्बिंग, एरियल बॉम्बिंग हो रही है, ये इजराइल है। जमीनी जंग में तो इन लोग की औकात ही नहीं है लड़ने की, वो तो हिजबुल्लाह के सामने भी बार बार हार रहे, अभी हमास के सामने भी हार गए। तो पॉइंट की ये जंग एक ही दिशा में जा सकती है, पैलेस्टाइन की आजादी, पैलेस्टाइन की जीत, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी जीतेगा। ये पूरा इलाका फ्री होगा, इजराइल का पावर खत्म होगा तो अमेरिका भी आजाद हो जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई पूरी दुनिया की आजादी की लड़ाई। बिल्कुल, कुछ जानकार लोगों का यही कहना है कि फिलिस्तीन की आजादी के साथ पूरी दुनिया आजाद होगी, इसलिए आजादी पसंद लोगों को मुसलसल मजलूम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करना चाहिए। जहां जितनी आवाज उठा सके वो आवाज उठानी चाहिए, और कम से कम वो जो एक बात कहने की कोशिश करता है वेस्टर्न मीडिया, जब भी किसी से इंटरव्यू करेंगे सबसे पहले कहेंगे 7 अक्टूबर को आप कंडम करते हैं या नहीं करते हैं, ये नहीं कहते कि हम 7 अक्टूबर हुआ क्यों था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मगर आईडीएफ को तो कंडेम करो। जी 7 अक्टूबर को हमास का बोल रहे हैं, आईडीएफ ने जो जेनोसाइड किया है उसको तो कंडेम करो। राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने जो वो टाइम पे सबको पूछा था, तो आईडीएफ ने जो किया है उसको कब कंडेम करने वाले आप? जी उसके लिए बिल्कुल सांस जो है वो बंद हो जाता है, कुछ नहीं कहते। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आज काफी गहराई से बात हुई, पेपे एस्कोबार के आर्टिकल का भी जिक्र हुआ, और आपने बताया कि अमेरिका को वर्चुअली इजराइल ने एक तरह से घेरा हुआ है, कब्जा किया हुआ है। हमास के, गाजा के लोगों को तो मालूम है कि वो घिरे हुए हैं, लेकिन अमेरिकन लोग अब भी शायद आंखें बंद करके देख रहे हैं और उनको घेरा जा चुका है। उनकी सरकार इजराइल की जरूरत के मुताबिक फैसले ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही बात, अच्छी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।